हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदिच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह परमपिता परमेश्वर भी पूर्ण है और उससे निकलने वाली यह प्रकृति भी पूर्ण है, और पूर्ण से जब पूर्ण को निकाल दिया जाता है तो पूर्ण ही बचता है। अतः हम सभी लोग उस ईश्वर के अंश हैं और मैं आप सभी उस ईश्वर के अंश को अपने हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संतोष चौबे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वी आर discussing about the constitutional development of India, and in this series today we shall discuss the Government of India Act 1919। आज की क्लास में लोग भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, अभी हम लोगों की जो पीछे क्लासेस रही उस क्लासेस में हम लोगों ने बातचीत किया कि चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो या फिर ब्रिटेन की सरकार का शासन, दोनों शासनों में जो एकमात्र उनका उद्देश्य रहा वो यही रहा कि किसी प्रकार से वे भारत में अपने प्राधिकार को लंबे समय तक बना के रखें। एंड सो दे टूक सम रिप्रेसिव मेजर्स इन इंडिया। उन्हें भारत में कुछ उत्पीड़न के कदम उठाए। दे वांटेड टू एक्सप्लॉइट एंड यूज द इंडियन मार्केट, एंड फॉर दैट पर्पसेस दे एक्सप्लॉइटेड इंडियंस इन एवरी रिस्पेक्ट। वो उनका एकमात्र उद्देश्य था भारत के बाजार का अधिक से अधिक तक उपयोग करना, और परिणति यह हुई इसके लिए उन्होंने भारतीयों का हर प्रकार से शोषण किया। समय समय पर जो भारतीयों की मांगे होती रही उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसके अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्होंने जो उपाय किए वो सारे उपाय बहुत नाकाफी साबित हुए, क्योंकि इन उपायों का एकमात्र उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से भारत में अपनी सत्ता को मजबूती से स्थापित किया जाए। तो हम लोगों ने देखो बातचीत की कि जब हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1909 के बारे में, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि पहली बार अंग्रेज़ों ने मुस्लिमों और जो जमींदार थे उनके लिए उन्होंने कुछ सीटें रिजर्व की। लेकिन उन जो सीटें रिजर्व की गई उस सीटों पर यह था कि खड़े तो होते थे मुस्लिम और जमींदार लोग, लेकिन उनको वोट मुस्लिम और जमींदार ही देते थे। इस प्रकार से भारतीय समाज को बांटने का एक कुत्सित प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया। साथ ही साथ हम लोगों ने यह देखा कि विधायिका परिषद का 1909 के अधिनियम के द्वारा विस्तार भी किया गया था ताकि अधिक से अधिक भारतीयों को यहाँ पर लिया जाए। फिर से बताना मैं चाहूँगा कि दैट measures were neither adequate nor satisfactory to satisfy the minds of Indian people। ये जो उपाय किए गए ये उपाय भारतीयों के मन को संतुष्टि प्रदान करने वाला नहीं था, और यही कारण है कि भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था उसने अब तेजी पकड़नी शुरू कर दी। बट इन द meanwhile, in the world panorama, some unexpected events took place, and that is designated in the history as the First World War। इसी बीच में दुनिया में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं, और ऐसी घटना जिसमें दुनिया के 37 देश जो है भाग लेते हैं युद्ध करने के लिए, जहां पे 6 करोड़ लोगों के हाथों में हथियार जो है 6 करोड़ लोगों के हाथों में जो है वो हथियार आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग यहाँ पर 80 से 90 लाख लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। 2 करोड़ लोग जो है किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर प्रभावित होते हैं। और उसका जो परिणाम हुआ, यह परिणाम यह था कि ब्रिटेन की सरकार ने भारतीयों को मिलाने की यहाँ पर एक कवायद शुरू की। भारतीयों को भी विश्वास था कि हम युद्ध में अगर उनको कोऑपरेट करेंगे, उनका साथ देंगे तो हमारे लिए कुछ न कुछ करेंगे। और इसी बीच बताना चाहूँगा कि 1917 में भारत के जो सचिव थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू, उनका एक स्टेटमेंट आया था। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि आवर मेजेस्टिक गवर्नमेंट वांट्स टू increase the association of Indians in every branch of administration so that they could be trained for the self rule। उन्होंने कहा कि हमारी जो महामहिम की सरकार है उसकी सोच यह है कि हम भारतीयों को अधिक से अधिक शासन प्रशासन में शामिल करना चाहते हैं ताकि उन्हें स्वशासन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जैसे कि अंग्रेजों की हमेशा से यह नियति रही है, ये हमेशा से उनका एक कैरेक्टर रहा है कि वे
वादा तो करते थे, लेकिन समय आने पर वे वादा से मुकर जाते थे। और यहाँ पर जब सेकेंड वर्ल्ड वार 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो गया, तो उसके बाद ब्रिटेन की सरकार के लोगों ने भारत के साथ में जो सलूक किया, वो सलूक जो है वो दुनिया के किसी इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आपने उनकी सहायता की, लेकिन बदले में आपको कुछ और मिल गया। और अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो हमने उनसे रोटी मांगी, बदले में उन्होंने हमें पत्थर दे दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत सरकार अधिनियम 1909 के बाद अगला अधिनियम आया 1919 का, इसको भी बनवाने में भारत के 2 महत्वपूर्ण अधिकारियों का हाथ था। एक थे भारत के सचिव जिनका नाम था लॉर्ड मॉन्टेग्यू, और दूसरे थे भारत के वायसराय जिनका नाम था चेम्सफोर्ड। और यही कारण है कि इस अधिनियम को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसको उसको मॉन्टफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। आइए हम लोग इस क्लास में, आज ये जो क्लास है इसमें पढ़ते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। अब यहाँ पे यदि हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के बारे में बात करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट है, जिसको हम लोग मॉन्टफोर्ड एक्ट भी कहते हैं, तो पहला यहाँ पे सवाल देखो क्या आता है कि जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम, जो यह भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, जो नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि इट वाज हैंडी वर्क ऑफ लॉर्ड मॉन्टेग्यू, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, चेम्सफोर्ड वायसराय ऑफ इंडिया। ये भारत के सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड के सुझाव के आधार पर बनाया गया था, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार अधिनियम कहा जाता है। और मॉन्टेग्यू का अगर आप ले लोगे मोंट और चेम्सफोर्ड का ले लोगे फोर्ड, तो यह बन जाता है मॉन्टफोर्ड, और इसीलिए इसे मॉन्टफोर्ड एक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसको मॉन्टफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला सवाल यहाँ पर क्या हो गया कि विच एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया इज कॉल्ड एज द मॉन्टफोर्ड एक्ट? किस अधिनियम को मॉन्टफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि जो मॉन्टफोर्ड एक्ट है, इसके प्रोविजंस या प्रावधान क्या थे? तो यहाँ पे हम लोग इसकी बात करेंगे। सबसे पहली बात कि इसके प्रोविजंस या प्रावधान क्या थे, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसका जो प्रावधान या प्रोविजन है, इसमें बहुत सारी जो है नई बातें की गई, लेकिन सबसे पहला यहाँ पर एक नई बात आई और वह था प्रियम्बल या प्रस्तावना। यहाँ पर आया प्रियम्बल या प्रस्तावना। देखो प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना होता है किसी भी कानून का एक संक्षिप्त, जिसमें आप कहना क्या चाहते हो, तो उसमें जो मोटी बातें होती है उसको यहाँ पर जगह दी जाती है, जिससे यह पता चल जाता है कि सरकार जो नियम बना के आ रही है, इस नियम का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर पहली बार उद्देश्य लाई गई, और बताना मैं चाहूँगा कि दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम व्हेन द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एनी एक्ट विद प्रियम्बल। जब ब्रिटेन की सरकार ने कोई कानून बनाया हो और उस कानून में वह उसके साथ में प्रस्तावना के साथ आ रही हो, तो यहाँ पर आपको रखना है कि यहाँ पर वे लोग एक प्रस्तावना लेकर के आए। प्रस्तावना में वही बातें की जो 1917 में आपके भारत के सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टेटमेंट में कहा था कि हमारी सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वह अधिक से अधिक भारतीयों को शासन प्रशासन में शामिल करना है, और दूसरी बात यह है कि हम इसलिए करना चाहते हैं ताकि स्वशासन के लिए उनको प्रशिक्षित किया जा सके। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर पहली बार प्रियम्बल या प्रस्तावना के प्रावधान किए गए। अगला इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो यह है कि यहाँ पर देखो लंदन में क्या किया गया, जो भारत सचिव है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, तो जो भारत सचिव है उस भारत सचिव का जो वेतन है, जो उसका वेतन है, यह कहा गया कि इसका वेतन जो होगा, और वेतन इसका दिया जाएगा ब्रिटेन के खजाने से। इसका जो वेतन है वो वेतन ब्रिटेन की सरकार देगी। इसके पहले बताना चाहूंगा, इसके पहले जो लंदन में जो भी भारत सचिव था उसका वेतन जो है
वह भारत के खजाने से दिया जाता था। हालांकि वो पूरी तरीके से, चूंकि ब्रिटेन कैबिनेट का सदस्य होता था, पूरी तरीके से भारत के कार्यों के लिए समर्पित वो नहीं था एक तरीके से, लेकिन उसका वेतन जो है भारत के खजाने से दिया जाता था। तो ये कहा गया कि उसके और उसका जो ऑफिस होगा उसका खर्च जो है अब ब्रिटेन की सरकार उठाएगी, उसका खर्च भारत की सरकार को देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि 1793 में पहली बार जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोगों का वेतन का प्रावधान किया गया था कि भारत के खजाने से दिया जाएगा। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ इनजस्टिस done with the coffer of India and that was undone by the government of India Act 1919। जो एक अन्याय भारत के खजाने के साथ में 1793 में किया गया था, उस अन्याय की समाप्ति की गई आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि भारत सचिव का जो वेतन है वह वेतन ब्रिटेन की सरकार के खजाने से दिए जाने का प्रावधान किस अधिनियम के माध्यम से किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। फिर आपको नेक्स्ट बताता हूं कि जो इसमें अगला प्रावधान किया गया वह किया गया कि जो भारत सचिव है उस भारत सचिव की शक्ति को यहाँ पे थोड़ा कमजोर किया गया। हिज पावर वाज डायल्यूटेड। इस पावर को डायल्यूटेड क्यों किया गया? क्योंकि भारत सचिव के साथ में एक नया पद जोड़ा गया जिसका नाम है उच्चायुक्त, जिसको कहा गया उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर। ब्रिटेन में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर का प्रावधान किया गया। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, जैसे दुनिया के तमाम देश जो है राजनीतिक संबंध रखते हैं, तो उन राजनीतिक संबंधों को रखने के लिए कोई न कोई प्रतिनिधि उनका दूसरे देशों में होता है, जिसको हम लोग एम्बेसडर, राजदूत कहते हैं। और उनका जो ऑफिस होता है उसको एम्बेसी, या जिसको हम लोग कहते हैं उसको एम्बेसी कहा जाता है। तो यह जो एम्बेसडर, राजदूत होते हैं और जो वहाँ पर जो दूतावास होता है, उस दूतावास में उनका जो ऑफिस होता है वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हैं, जो ब्रिटेन के अधीन रह के देश हैं, उनके लिए एक जो यहाँ पर जो एम्बेसडर होता है उसको हम लोग कहते हैं उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर। तो अंग्रेजों ने भारत के लिए पहली बार यहाँ पर हाई कमिश्नर के यहाँ पर प्रावधान किया। और बताना मैं चाहूँगा कि 1920 में जब पहली बार हाई कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया गया तो उस हाई कमिश्नर को यहाँ पर कहा गया, जो हाई कमिश्नर थे वो थे आपके विलियम स्टीवेंसन मेयर। विलियम स्टीवेंसन मेयर को यहाँ पर बनाया गया पहला हाई कमिश्नर, पहला यहाँ पर उच्चायुक्त बनाया गया। ठीक है। और इस तरीके से आपसे अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम बाय व्हिच एक्ट ए हाई कमिश्नर वाज प्रोवाइडेड, किस अधिनियम के माध्यम से एक उच्चायुक्त का प्रावधान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा उच्चायुक्त का प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम के माध्यम से। जो भारत सचिव है इनकी कुछ कार्यों को क्या किया गया, ले करके उच्चायुक्त को ट्रांसफर कर दिया गया। इन दैट वे यू कैन से दैट द पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज डाइल्यूटेड। जो भारत सचिव है, भारत सचिव की शक्ति को यहाँ पर कम करने की कोशिश यहाँ पर की गई। अब हम लोग देखें कि भारत में देखो क्या क्या चेंजेज आए। तो सबसे पहला जो चेंज है वह आया आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारिणी परिषद में। जो पहला चेंज आया वह आया आपका कार्यकारिणी परिषद में। फिर से मैं आपको बताऊं कि जो कार्यकारिणी परिषद है, सदस्यों की संख्या की बात करें हम लोग, तो आपने देखा इसमें कि 1773 में यह संख्या थी 4, 1784 में यह संख्या कर दी गई थी 3, 1853 में यह संख्या हो गई थी 4, 1861 में यह संख्या हो गई थी 5, 1892 में यह संख्या हो गई थी आपकी 6, 1909 में यह संख्या हो गई थी आपकी 7, और जब 1919 आया तो यह संख्या हो गई 8। तो जो कार्यकारिणी परिषद है इसका यहाँ पर किया गया विस्तार, इसमें 8 सदस्यों के प्रावधान किए गए। एंड फर्स्ट टाइम इट वाज प्रोवाइडेड दैट एट लीस्ट 3 मेंबर्स शैल बी इंडियन। इसमें प्रावधान किया गया कि जो 8 लोग हैं इसमें 3 लोग होंगे भारतीय। तो मतलब कहने मतलब यह है कि जो कार्यकारिणी परिषद है, जो मंत्री परिषद पर कार्य कर रही थी, उसमें पहली बार यहाँ पर एक प्रावधान किया गया कि कम से कम 3 भारतीयों रखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भारतीयों को यहाँ पे शासन प्रशासन में जो उच्च जो निर्णायक बॉडी है, जो हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उस हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी में इनको यहाँ पर लाने के प्रावधान
किए गए। तो यहाँ पर कहा गया कि जो कार्यकारिणी परिषद होगी, कार्यकारिणी परिषद के 8 में से सदस्य जो होंगे उनमें से 3 होंगे भारतीय। तो 3 भारतीयों का यहाँ पर प्रावधान किया गया, यह कहा गया कि 3 भारतीय लोग होंगे। दूसरी बात यहाँ पर कि जो विधायिका परिषद है, विधायिका परिषद जो होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब केंद्र की विधायिका परिषद, तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो केंद्रीय विधानसभा है, उस केंद्रीय विधानसभा को यहां पर बना दिया गया बाई कैमरल, यहां बना दिया गया बाई कैमरल, मतलब हो गया द्विसदनीय। कि जो नियम बनाने वाली बॉडी है वह एक नहीं बल्कि वह 2 बॉडी मिलकर के बनेगी। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप आज की आप बात करोगे तो आज अगर जैसे चाइना की बात करोगे तो चाइना में जो भी लोग नियम कानून बनाते हैं, वहां के नेशनल पीपल्स कांग्रेस, वहां की जो संसद, तो लगभग 3000 लोग जो है इकट्ठे बैठ के कानून बनाते हैं। तो वहां की जो संसद है वो कहलाएगी यूनिकैमरल। लेकिन अगर आप बात करोगे वेटिकन सिटी की, तो 7 लोग एक ही साथ बैठ के बात करते हैं, वो भी यूनिकैमरल कहलाएगा। लेकिन बात करें हम लोग भारत की, बात करें हम लोग ब्रिटेन की, बात करें हम लोग पाकिस्तान की, बात करें हम लोग जो है अमेरिका की, तो यहाँ पे का जो संसद है, यहाँ के संसद के 2 सदन है, तो इसको कहा जाएगा द्विसदनीय। तो 1919 के पहले जो विधायिका परिषद भारत में काम करती थी वह एक ही मतलब जगह पे बैठ के काम करती थी। यहाँ पर कहा गया कि नहीं, इसका 2 चैम्बर होंगे। तो आप कहोगे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से जो भारत की विधायिका परिषद है इसको बनाया गया द्विसदनीय, इसको बाइकैमरल कर दिया गया। और बाइकैमरल जो किया गया, इसमें 2 बॉडी बनाई गई। कौन कौन सी बॉडी? तो पहली बॉडी थी उसका नाम है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको कहा गया केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा, तो एक तो बना दी गई आपको केंद्रीय विधानसभा, एक बनाई गई आपको केंद्रीय विधानसभा, और दूसरी जो बॉडी बनाई गई उसका नाम रखा गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अर्थात आप कह सकते हो काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अर्थात आप कह सकते हो हिंदी में, अगर आप इसका हिंदी बनाओगे तो यह हो जाएगा राज्यसभा। हालांकि बताना मैं चाहूंगा कि बाद में जब भारत को आजादी मिल गई और हमने अपना संविधान लिखा तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोगों ने हाउस ऑफ पीपल कह दिया, और काउंसिल ऑफ स्टेट रहा। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी 1954 में, उसी को कहा गया लोकसभा और उसको कह दिया गया राज्यसभा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बनाया गया द्विसदनीय। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधानसभा को द्विसदनीय बना दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। और यह जो बॉडी बनाई गई इसमें केंद्रीय विधानसभा, राज्यसभा हो गई। मैं बता दूं कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है और राज्यसभा है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो पहली जो यहाँ पर आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट है राज्यसभा, इसको इस प्रकार से हिंदी लिखना सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका काउंसिल ऑफ स्टेट है, काउंसिल ऑफ स्टेट है, इसमें देखो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 60 सदस्यों का प्रावधान किया गया, और 60 में से यह कहा गया कि जो यहाँ पे 36 होंगे वह रहेंगे इलेक्टेड, और 34 रहेंगे इलेक्टेड, और 26 जो रहेंगे वो रहेंगे आपके नॉमिनेटेड। तो यहाँ पे 34 निर्वाचित और 26 नामांकित सदस्यों का प्रावधान किया गया। आप देख रहे हो कि जो निर्वाचित सदस्य हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि निर्वाचित सदस्यों का यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर इसकी मेजॉरिटी या इसका बहुमत रखा गया। दूसरी बात यह है कि जो लोग अब यहाँ पर जो केंद्रीय विधानसभा है जिसका चुनाव हो रहा है, तो यह जो चुनाव है इस चुनाव में जो चुनाव है प्रकार से चुनाव हो गया डायरेक्ट या प्रत्यक्ष, चुनाव हो गया डायरेक्ट या प्रत्यक्ष। और यह कहा गया कि इस चुनाव में जो लोग वोटिंग करेंगे वे लोग होंगे जो एक निश्चित संपत्ति पर लगभग 10,000 रुपए का जो संपत्ति पर जो टैक्स दे रहे हो, या जो 750 रुपया जो है वो प्रति वर्ष लैंड रेवेन्यू चुका रहे हो, या फिर वो लेजिस्लेचर में उनका कोई ना कोई योगदान रहा है, तो ऐसे लोग यहाँ पर वोट कर पाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के उस समय 24 करोड़ की जनसंख्या थी। उस 24 करोड़ की जनसंख्या में जो विधायिका परिषद है इसके चुनाव में वोट डालने के लिए लगभग 17,000 लोग जो है एलिजिबल थे। 17,000 लोग यहाँ पर एलिजिबल थे, और इसका जो कार्यकाल रखा गया वो कार्यकाल रखा गया 5 वर्ष। और यह कहा गया कि इसमें जो 20% सदस्य हैं वो हर 1 वर्ष में रिटायरमेंट पाते चले जाएंगे।
और इसका जहां तक अध्यक्षता करने की बात है तो यह कहा गया कि जो भारत का वायसराय होगा वह उसकी अध्यक्षता करेगा। दूसरी जो बॉडी बनाई गई उस बॉडी का नाम था आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा। तो यहां पर बनाई गई केंद्रीय विधानसभा। मैं फिर से बता दूं आपको, यही केंद्रीय विधानसभा बाद में भारत में हाउस ऑफ पीपल कहलाई और इसको 1954 में हम लोगों ने इसको एक नया हिंदी नाम दे दिया, वह हिंदी नाम है लोकसभा। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा जो है उसमें आपको बताना मैं चाहूंगा कि 145 सदस्यों का प्रावधान किया गया, कहा 145 लोग होंगे और 145 में से 100 जो 4 होंगे यह होंगे इलेक्टेड, चुनाव जीत करके आएंगे, निर्वाचित होंगे, और जो 41 सदस्य होंगे वह होंगे आपका नॉमिनेटेड, वे नॉमिनेटेड या नामांकित होंगे। फिर से बताऊं कि यहाँ पर जो वोटिंग राइट है उसको काफी यहाँ नीचे लाया गया, कहा गया कि वे लोग जिनका रेंटल, जिनका जो है वैसे घर में रहते हों, जिसकी रेंटल वैल्यू 180 रुपए सालाना हो, या फिर उनके पास ऐसे को घर हो जिसका रेंटल इनकम जो है 180 रुपये आ रही हो, या दूसरी बात यह है कि वे जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 15 रुपये का कम से कम टैक्स देते हों, या फिर वे जो है भारत जो है ब्रिटिश भारत सरकार को कुछ टैक्स दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। बताना चाहता हूँ कि जो भारत में 24 करोड़ जनसंख्या थी उसमें से 9 लाख जनसंख्या जो है यहाँ पर वोटिंग राइट को उसको मिल गया। और 145 पे बात मैंने की, 104 का जो चुनाव था, इस चुनाव में बताना मैं चाहूंगा यह जो चुनाव था, इस चुनाव में यह बॉडी बनती थी, इसका कार्यकाल रखा गया 3 साल के लिए, कार्यकाल रखा 3 साल के लिए, और इसके लिए यहाँ पर एक स्पीकर या अध्यक्ष का प्रावधान किया गया। आज की लोकसभा जो है आपको यही है। साथ ही साथ जो प्रांतीय विधान परिषद है वहाँ पे एक बात जोड़ा गया कि जो महिलाएं होंगी, महिलाओं को भी वहाँ पर वोट डालने का अधिकार होगा। और हालांकि सभी महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए, यह कहा गया कि जो किसी भी सेना का कोई भी सैनिक है, उस सैनिक की अगर विधवा है या अगर वो उसकी शादी नहीं हुई है और वह शहीद हो गया तो उसकी जो माँ है उसको यहाँ पर वोट डालने का अधिकार रहेगा। तो आप देख रहे हो कि प्रांतों में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। और 1921 में जब तमिलनाडु में चुनाव हुए तो उस तमिलनाडु के चुनाव में महिलाओं को भी यहाँ पर वोटिंग राइट यहाँ पर दे दिया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भारत का जो संवैधानिक विकास में पढ़ रहे हैं इस कड़ी बताना मैं चाहूँगा कि जो नियम कानून बनाने थे, नियम कानून के जो विषय थे, सब्जेक्ट थे, तो लॉ मेकिंग सब्जेक्ट्स को जो विषय है, विषय को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया। सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया। एक बनाई गई सेंट्रल लिस्ट, एक बनाई गई सेंट्रल लिस्ट, मतलब यह हो गया, एक हो गया आपका केंद्रीय सूची और दूसरा हो गया प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट मतलब प्रांतीय सूची। तो एक हो गया केंद्रीय सूची और दूसरी हो गई प्रांतीय सूची। केंद्रीय सूची में कुल 47 विषय रखे गए जो सेंट्रल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे कि रेलवे है, जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट है, जैसे आपका टेलीग्राफ है, ठीक है, जैसे कि आपका डिफेंस है, इसी प्रकार से जैसे होम अफेयर्स है। तो इसको रखा गया 47 जो है केंद्रीय विषय रखे गए, और जो स्थानीय महत्व के हैं जैसे एजुकेशन है, जैसे कि आपका हेल्थ है, उसको रखा गया प्रोविंशियल लिस्ट में। यहाँ पे संख्या रखी गई 50 या 50। लेकिन बताना चाहूंगा कि जो प्रांत के विषय थे, इन विषयों के प्रशासन को चलाने के लिए जो मंत्रियों की व्यवस्था की गई, इसको 2 भागों में बांटा गया। और इसको 2 भागों में बांटा गया, और वो भाग कौन कौन से थे? तो जो प्रांत थे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के एडमिनिस्ट्रेशन को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग को कहा गया आपका रिजर्व सब्जेक्ट, एक को कहा गया रिजर्व मतलब हो गया संरक्षित, और दूसरे को कहा गया ट्रांसफर्ड, दूसरे को कहा गया ट्रांसफर्ड या हो गया हस्तांतरित। चूंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 प्रकार के मंत्री चला रहे हैं, इससे इस व्यवस्था को हम लोग डायरकी या इसको हम लोग द्वैध शासन कहते हैं। और यह द्वैध शासन कहाँ पे लाया गया? तो यह लाया गया आपका प्रोविंसेस या प्रांतों में। तो प्रांतों में यहाँ पर द्वैध शासन के प्रावधान किए गए, मतलब कि जो आपके विषय थे
तो यहाँ पर मैं बताना संरक्षित विषय में जो मिनिस्टर या मंत्री के माध्यम से संरक्षित चलता था, उसके जो मंत्री होते थे उनको अपॉइंटमेंट करता था गवर्नर, उनकी नियुक्ति गवर्नर के माध्यम से होती थी। और इनका डिसमिशल भी जो था, इनको हटाने की जो बात है, इनको डिसमिशल, इनका जो डिसमिशल हटाने की बात है, बर्खास्ती की बात है, तो उसको भी वहां के गवर्नर ही करते थे। इनका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करते और हटाते भी गवर्नर, मतलब ये गवर्नर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट वाले मंत्री होते थे उनको नियुक्ति तो देता था गवर्नर, उनको नियुक्ति देता था गवर्नर, लेकिन उनको हटाने की बात है तो हटाता गवर्नर तब सब जो विधायिका परिषद है उसका यह विश्वास मत खो देते, मतलब इनको नो कॉन्फिडेंस मोशन अर्थात जो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद ही इनको हटाया जा सकता था। मतलब एक प्रकार से इरिस्पॉन्सिबल थे किसके प्रति, विधायिका परिषद के प्रति, जबकि जो संरक्षित विषय वाले मंत्री थे वे रिस्पॉन्सिबल होते थे गवर्नर के प्रति। तो यहाँ पर एक व्यवस्था लगी, इसका नाम है डायरकी या द्वैध शासन व्यवस्था। तो यह आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 था। और इसमें बताना मैं चाहूंगा कि इसमें एक बात जोड़ी गई कि जो व्यवस्था यहाँ पर अंग्रेज लोग बना के आए हैं, इस व्यवस्था की जांच की जाएगी अगले कुछ 10 सालों के अंदर। और यह 10 साल जो है वो आना था 1929 में, लेकिन भारत में यहाँ पर जो क्रांतिकारी आंदोलन है बड़ी तेजी पकड़ने लगा। और यही कारण है कि जो 1929 में कमेटी बनती, वो कमीशन बना दिया गया 1927 में, जिसका नाम है साइमन कमीशन, जिसके बारे में हम लोग कल की क्लास में बातचीत करेंगे। मैं आपको एक बार सारी बातें रिकैप कर देता हूं। देखिए, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे भारत सरकार अधिनियम 1919। तो यहाँ के अगर प्रावधानों की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि फर्स्ट टाइम प्रेम्बल वाज इंक्लूडेड, पहली बार यहाँ पर प्रस्तावना लाया गया। प्रस्तावना से क्या होता है, we came to know about the objective of the particular government। जो सरकार है उस सरकार के हम लोग उद्देश्यों के बारे में समझ जाते हैं कि सरकार किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके यह अधिनियम लेकर के आई है। दूसरी बात है कि द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज नाउ टू बी पेड फ्रॉम द ब्रिटिश एक्सचेकर इंस्टीड ऑफ इंडियन एक्सचेकर। जो भारत सचिव है उसका वेतन जो है भारत के खजाने से दिए जाने की जगह अब यह कहा गया कि ब्रिटेन खजाने को जो है वो वेतन दिया जाएगा। नंबर 3, ए न्यू पोस्ट वाज क्रिएटेड फॉर इंडिया इन लंदन एंड दैट पोस्ट वाज हाई कमिश्नर एंड मेयर स्टीवेंसन वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के लिए लंदन में एक नए पद का सृजन किया गया भारत सचिव के साथ में, और उस पद का नाम दिया गया हाई कमिश्नर उच्चायुक्त। लॉर्ड और जो मेयर लॉर्ड आपका स्टीवेंसन मेयर हैं, इनको बनाया गया भारत का पहला भारत सचिव, इनको बनाया गया भारत का पहला भारत का उच्चायुक्त। तो उनको पहला जो हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त बना दिया गया लॉर्ड स्टीवेंसन मेयर को। नंबर 4, हम लोगों ने बातचीत की कि जो और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारिणी परिषद है, कार्यकारिणी परिषद में यह जो है उसका विस्तार किया गया, 7 के सदस्यों की संख्या 8 हो गई। और यह कहा गया कि जो 8 लोग होंगे उसमें से 3 लोग जो होंगे भारतीय होंगे। तो भारतीयों को एक प्रकार से मंत्रालय जो है वो सौंपने की बात हो गई कि भारतीयों को जो है 3 भारतीयों को यहाँ पर कम से कम जो है मंत्री पद की शपथ जो है दिलाई जाएगी। नंबर आपका नेक्स्ट नंबर है कि जो विधायिका परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको 2 भाग में बांट दिया गया, उसको बाइकैमरल बना दिया गया। एक भाग का नाम रखा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरे का नाम रखा गया काउंसिल ऑफ स्टेट। एक कहा केंद्रीय विधानसभा और दूसरे कहा गया आपका राज्यसभा। जो केंद्रीय विधानसभा है यही बाद में हाउस ऑफ पीपल बन गई और बाद में इसको हम लोगों ने 1954 में लोकसभा कह दिया। और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसको हम लोग ने राज्यसभा का 1954 में। तो इस प्रकार से आपका सत्र लोकसभा राज्यसभा की पहली बार बुनियाद डाली गई। सदन जो है 2 सदनीय बना दिया गया। जो काउंसिल ऑफ स्टेट था वहां पे सदस्यों की संख्या जो है वह 60 रखी गई और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था उसकी संख्या 145 रखी गई। वहां पे ये कहा गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसमें 34 लोगों का चुनाव होगा और यहाँ पे जो चुनाव होगा वह चुनाव होगा आपका चुनाव जो होगा 104 लोगों का। चुनाव बताना मैं चाहूंगा कि दोनों स्थानों पे चुनाव जो है प्रकार से डायरेक्ट हो गए। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि चुनाव के लिए अभी भी यह सार्वभौम मताधिकार पर आधारित नहीं था। यह कहा गया कि जो चुनाव कराए जाएंगे उस चुनाव में जो भी लोग यहाँ पे वोट डालेंगे उनकी कुछ क्वालिफिकेशन होगी और वो प्रॉपर्टी पर आधारित ही मुख्य रूप से थी। नेक्स्ट की जो केंद्रीय विधानसभा है उसका जो कार्यकाल है वो रखा गया आपका 3 साल के लिए और 5 साल के लिए। और जो विधायिका परिषद जो आपका काउंसिल ऑफ स्टेट है इसका कार्यकाल रखा गया 5 साल के लिए। और कहा गया कि जो 1/5 सदस्यों में 20% सदस्य जो हैं वो हर 1 साल में रिटायरमेंट पाते चले जाएंगे।
नेक्स्ट हम लोगों ने बातचीत की कि प्रांतों और केंद्र दोनों के लिए अलग अलग जो है विषय बना के दे दिए गए, मतलब विधि निर्माण के विषय का यहाँ पर बंटवारा किया गया। जो केंद्रीय सूची थी उसमें 47 विषय रखे गए, प्रांतीय सूची में 50 विषय रखे गए। इन विषयों के प्रशासन चलाने के जो मंत्री होते थे उन मंत्रियों को भी 2 वर्ग बनाए गए। एक को कहा गया, आपको एक जो जिस भाग को देख रहा था उसको कहा गया ट्रांसफर सब्जेक्ट वाले मंत्री, और दूसरे को कहा गया रिजर्व सब्जेक्ट वाले मंत्री। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट वाले मंत्री थे उनकी जवाबदेही प्रांतीय विधानसभा के प्रति होती थी, और जो होते थे आपके संरक्षित विषय वाले मंत्री उनकी जवाबदेही गवर्नर के प्रति होती थी। इस तरीके की व्यवस्था है। यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया मंत्रालय को एक प्रकार से। इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं डायरकी इन प्रोविंसेस, मतलब प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लाया जाना। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो वोटिंग वाले मामले थे, जो आपका बजट वाला मामला था, उसमें कहा गया कि बजट के कुछ जो आइटम होंगे, जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स होंगे, उस कुछ आइटम वोटेबल होंगे, मतलब उस पर मतदान करने का अधिकार जो है पहली बार यहाँ पर दिया गया। और एक बात और भी है कि प्रांतों में यह प्रावधान किए गए कि जो शहीदों की विधवाएं होंगी या जो शहीदों की माताएं होंगी उनको भी यहाँ पर वोट डालने का अधिकार होगा। और 1900 में बताना चाहूँगा 21 में जब तमिलनाडु जो आप उसमें मद्रास राज्य था वहाँ पर जब पहली बार चुनाव हुआ तो उस चुनाव में महिलाओं को जो है वोट डालने का अधिकार दिए गए। हालांकि फिर से बताना चाहूँगा सभी महिलाओं को नहीं, जो सिर्फ सैनिकों की विधवा या सैनिकों की जो है या शहीद सैनिकों की माता थी उन्हीं को यहाँ पर वोट डालने का अधिकार दिया गया था। हालांकि बाद में भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी इसको जो है महिलाओं को जो है चुनाव के में वोट डालने के अधिकार यहाँ पर दिए गए। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि यह कहा गया कि यह जो व्यवस्था हम बना के ला रहे हैं इस व्यवस्था की जांच हम 10 साल के अंदर कराएंगे, और इसकी जांच कराने के लिए 1927 में इन्होंने एक आयोग बनाया जिसका नाम है साइमन कमीशन, जिसके बारे में हम लोग कल की क्लास में बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आइए हम लोग फिर से नेत्र को बंद करते हैं और एक बार भगवान का स्मरण करते हैं। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षेमामृतात्। हरि ओम।